हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 सितंबर 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, उनको कवर करने वाले हैं विथ डिटेल्स के साथ। अब देखिए, ये वीडियो कई तरीके से यहाँ पर कंप्लीट की जा सकती है। एक तो आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं और दूसरा तो मैं क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसके साथ ही साथ आंसर भी डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि क्वेश्चन भी किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आप आसानी के साथ दे पाएँ। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और सभी पार्ट्स में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो टोटल आपका 105 क्वेश्चन इस यूनिट से कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप डिटेल्स के साथ सॉल्व करते हैं, कुछ नई जो अपडेट्स होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, चाहे कोई तूफान या चक्रवात होता है जैसे कि क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो उनसे अगर अपडेट आप रहते हैं तो ये 5 नंबर आप बहुत ही आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी मैं क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कराऊंगा उनको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़ के, जो कि विकल्प यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, आप आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद से मैं आंसर तो बताता ही हूँ और इसके साथ मैं डिटेल्स भी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किनके द्वारा घटित हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जलीय प्रदूषण के संदर्भ में ये क्वेश्चन है और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको दिया गया है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स द्वारा जो है जलीय पर्यावरण का प्रदूषण होता है। लेकिन ये किनके द्वारा घटित होता है, मतलब ये जो अपशिष्ट है कह लीजिए वो किन से निकल सकता है। देखिए, यहाँ पर सीवेज बहिष्त्राव दिया गया है, जो सीवेज का पानी होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनका जो गंदा पानी है उसके द्वारा। और दूसरा यहाँ पर है अपशिष्ट भस्मक, और इसके साथ ही साथ सी है विषाक्त कचरा, डी है यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र और ई है परिवहन क्षेत्र। तो ये कुछ क्षेत्र दिए गए अलग अलग जिससे वेस्ट या अपशिष्ट जनरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वही विकल्प का चयन करना है जिसमें पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स होगा और इसके द्वारा जलीय पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर बताने का प्रयास करना है। समय लेकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन है केवल ए सी ई सही है, बी है केवल ए बी डी ई सही है, सी है केवल बी सी डी सही है और डी है केवल ए बी सी सही है। जवाब इसका क्या है, आपको देने का प्रयास करना है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, इसके बाद से सी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से जो अपशिष्ट निकलता है उसके अंतर्गत जो है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स नाम का एक कह लीजिए केमिकल या एक तत्व होगा जो पानी में जाता है और जल को क्या करता है, प्रदूषित करने का काम करता है। और ये कहाँ पर हो सकता है, तो ये जो आपका शहरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पानी या गंदा पानी जो होता है सीवेज के माध्यम से नदियों में जाता है, उससे जो अपशिष्ट भस्मक होता है यानी कि जो कचरा होता है, जब हम उसे जलाते हैं तो उससे ये निकल सकता है। और जो विषाक्त कचरा होता है, सड़ा पड़ा रहता है और सड़ता रहता है उसमें, तो वहाँ से भी ये निकलता है। और वहाँ से कैसे जाएगा पानी में, तो जब बारिश का मौसम आएगा तो बारिश जब उस पर होगी तो वो कचरा बह के नदियों में, नालों से नदियों में आपका चला जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका राइट आंसर हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि आपको मैंने जो भी डिटेल्स बताने का प्रयास किया और जो कुछ भी समझाने का वो आपको समझ में नहीं आया। देखिए, ये एक प्रकार का अपशिष्ट कह लीजिए क्षेत्र है और इनसे ये एक प्रकार का तत्व है, केमिकल्स कह लीजिए, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स निकलता है और इससे जलीय प्रदूषण होता है।
अब ये क्या होता है कि पानी में घुल जाता है। अब ये नदियों के पानी में भी घुल सकता है, जो हमारा रिजर्व वाटर है नीचे वहाँ पर ये जा सकता है पानी में घुल के उसके सहारे, और ये हमारे पीने के पानी को गंदा करेगा। अब जब पानी आपका गंदा हो जाएगा, गंदा का मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरा कलर ही चेंज हो जाएगा, उसमें कई सारे केमिकल्स मिल सकते हैं, जिससे आपके अगर बॉडी में वो केमिकल्स जाते हैं तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन है आपका कथन वाला। 2 कथन दिए जाते हैं, दोनों कथन को बड़ा इत्मीनान से पढ़ना होता है, तो आप भी पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर कथन पहले में दिया गया कि स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। कथन दूसरे में क्या बताया गया कि डीजल चलित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चलित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन क्षम होते हैं। यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों को आपको समझना है। उसके बाद से ही इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो सोचिए समझिए, उसके बाद से ही अपना सही आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कथन पहला और कथन दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कथन पहला में बताया गया है कि स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। तो ये कम होता है, जो पेट्रोल चलित वाहन होते हैं उससे जो है डीजल चलित वाहन में हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है उत्सर्जन, लेकिन पेट्रोल चलित गाड़ियों के कंपैरिजन कम होता है। ये आपका राइट है। अब देखिए कथन दूसरे में क्या बताया कि डीजल चलित वाहन जो है स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चलित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन क्षम होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो डीजल चलित वाहन होते हैं पेट्रोल चलित वाहन के कंपैरिजन ज़्यादा ईंधन उनको चाहिए होता है, उनका माइलेज एक तरीके से कम होता है। और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनका माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कथन पहले से भी आपको याद रखना है। अब देखिए स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो पेट्रोल चलित गाड़ियाँ होती हैं पेट्रोल में 0. यहाँ पर 15% के आसपास जो है सीसा इस तेल में मिलाया जाता है, लेड जो होता है। और जब पेट्रोल बर्न होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो ये सीसा आपके एटमॉस्फेयर में आता है और ये हवा में घुल जाता है। और जब हम हवा को लेते हैं अपने श्वास के माध्यम से तो ये हमारे अंदर चला जाता है और कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर है कि जितने भी पेट्रोल चलित वाहन है उत्सर्जित प्रदूषक के रूप में इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड आपका होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है तथा कुछ एल्डिहाइड के ऑक्साइड भी उत्सर्जित होते हैं। तो पेट्रोल चलित वाहनों से निकलने वाले जो प्रदूषक गैस हैं उनका नाम मैंने यहाँ पर बताया, उसको भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता में 2 गुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपके लिए 2 डेसिबल की वृद्धि होगी, बी है 3 डेसिबल, सी है 6 डेसिबल और डी है आपका 10 डेसिबल। इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 3 डेसिबल की वृद्धि होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका डिटेल्स जो है इसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन कि आखिर ये 3 डेसिबल कैसे होगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में डीप में 2 से 4 लाइन में लिख कर बताएंगे। जैसे भी आपको सॉल्व करके बताना है कि आखिर ये 3 डेसिबल कैसे होगा। यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता में 2 गुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, 3 डेसिबल इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में जो है पूछा गया है ऑलरेडी यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि ये कैसे होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। अगर इसका जवाब आपको नहीं मिल पाता कि ये कैसे होगा तो मैं कम्युनिटी गाइडलाइन कम्युनिटी जो हमारा है उसमें मैं पूरा लिख कर जो है आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये 3 डेसिबल कैसे आपका होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लेकिन आप प्रयास ज़रूर करिएगा एक बार। देखिए, खुद से जब चीज़ों को खोजना और उसके बारे में जानना, जब इस प्रकार से हम करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक बनी रहती हैं। और जब बहुत ईजिली सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हम, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हमारे मेमोरी से बाहर निकल जाता है। तो कुछ जानकारी, तथ्यों को खोजने के लिए आप खुद से भी प्रयास करें। इस तरीके से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ईंधन का यहाँ पर सोर्स है जिससे जो है यहाँ पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट या ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है। कहने का मतलब कि कोई ऐसा ईंधन जिसको बर्न करते हैं तो एनर्जी तो हमें कम मिलती है, लेकिन उससे जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा निकलती है। पहला जो यहाँ पर है कोयला, इसमें जो है सब बिटुमिनस का टाइप है ये। और इसके बाद से बी है प्राकृतिक गैस, सी है डीजल ईंधन और हीटिंग ऑयल, और डी यहाँ पर है गैसोलीन यानी कि एथेनॉल रहित। तो अब इन चारों में से राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला का जो सब बिटुमिनस का टाइप होता है, जैसे कोयले भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो जब हम इसे बर्न करते हैं तो इससे जो है 35 से यहाँ पर आपका 45% जो है इसमें से कार्बन निकलता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोयले का कौन सा टाइप है जिसमें से 35 से 45% कार्बन निकलता है, और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनाता है आपका एटमॉस्फेयर में। तो ये एक तरीके से ये जो कोयले का सब बिटुमिनस टाइप है, ये कोयले का सबसे निम्नतम प्रकार है, यानी कि सबसे लास्ट की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है, जो सबसे पहले नंबर पे, वो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है। उसको जब आप बर्न करेंगे तो कार्बन का जो स्तर है उसमें से कम निकलेगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसा भी पॉइंट नहीं आपका होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली यही पूछा गया है कि कौन सा ईंधन यहाँ पर है जिसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है। तो कोयले का सब बिटुमिनस जो प्रकार होता है, जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें से 35 से 45% के आसपास जो है कार्बन निकलता है। और कोयले का जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, उसको भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल या समझौते के बारे में दिया गया है, और बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि यानी लंबे समय के अंतर्गत कम उत्सर्जन विकास रणनीतियाँ बनाए जाने का सुझाव किसके अंतर्गत है। क्या पेरिस समझौता के अंतर्गत है, बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत है, सी है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत है, डी है आपका क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पेरिस समझौता के अंतर्गत जो है प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि यानी लंबे समय में कम उत्सर्जन विकास रणनीतियों को बनाए रखना या उसके लिए सुझाव जो है यहाँ पर दिया गया था। इसे आपको याद रखना। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक चली इस बैठक में, यानी कि ये जो पेरिस समझौता है ये आपका कब तक चला, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2015 तक ये बैठक चली थी। और यहाँ पे मैं रहता हूँ UNFCC इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होगा, ये आपको याद रखना है। कि 196 पक्ष जो है पेरिस में एकत्रित हुए, यानी कि 196 देश कह सकते हैं एकत्रित हुए, तथा वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन पर एक नए वैश्विक समझौते पर सहमति इन सभी ने बनाई। किसने? 196
ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इन्होंने सहमति बनाई कि लंबे समय के अंतर्गत जो हमारी विकास की रणनीतियां होंगी उसके अंतर्गत जो है जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको हमें कम प्रोड्यूस करना है, उत्सर्जित कम करना है, CO2 को कम करना है, मीथेन को कम करना है, जो कि ऊष्मा को ट्रैप करके हमारे ग्लोब को वार्म कर रही हैं। आपको पता है कि क्लाइमेट इस तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे कि पहले जो भी 10 से 20 साल में या 30 साल के आसपास एक जो पैटर्न चल रहा था क्लाइमेट का वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कभी कहीं पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कहीं पर अगर वहाँ पर बारिश नहीं होती थी बहुत समय तक तो वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछिए मत। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का असर आपको देखने को मिल रहा है और अपने देश में भी देखने को मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे देश में देखने को मिलेगा और अपने यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ग्लोब वार्म होता है ये ऑल ओवर पूरा होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे सूर्य का टेम्परेचर जो है डायरेक्ट पड़ रहा है तो वहीं पे टेम्परेचर होगा। जब ग्लोब वार्म होगा तो उसका प्रभाव पूरे अर्थ पे देखने को आपको मिलेगा। तो आई होप कि ये डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, ये जो सहमति आपकी बन गई है नए जो समझौते हैं तो वो तो आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। इसके अलावा जो है पेरिस समझौते में प्रत्येक 5 वर्ष में उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रत्येक देश के योगदान की समीक्षा करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि हर 5 साल में जो एक प्रकार की समीक्षा होगी कि किस प्रकार की आपके देश में विकास की रणनीति थी, कि आपने कितना जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किया नहीं किया, मतलब पूरा ब्यौरा एक विवरण लेना है, समीक्षा करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई काम दे देता हूं और मैं बोलता हूं कि 10 दिन बाद आकर मैं देखूंगा कि काम की क्या हालत है, काम आप कितने हद तक जो है कंप्लीट किया है, क्या कुछ किया है, तो एक प्रकार की मैं समीक्षा करूंगा आकर देखिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 साल का टाइम दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया आपको। अब भारत के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। देखिए भारत ने जो है घरेलू मोर्चे पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता जो है 33 से 35% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में 40% संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बेसिकली आपको समझ लेना है कि मान लीजिए हमारे देश को 100% ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कई तरह के सोर्स से इस 100% ऊर्जा को हम हासिल करते हैं। तो बेसिकली वर्तमान समय में जो फोसल फ्यूल हो गया, आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनसे जो है हम बिजली बनाकर जो है अपने बिजली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इन्हीं को जो है यहाँ पर 40% तक कम करना है। इसमें मतलब 40% ऐसी बिजली होगी जो पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आपका आएगा, जिसमें किसी भी प्रकार के गैस का जैसे कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। इसमें सोलर एनर्जी है, आपका विंड एनर्जी है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप कि ये भी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। 2030 तक यहाँ पर भारत सरकार से या अपने देश का प्रयास है कि 40% जो बिजली है बिना फोसल फ्यूल के हो, बिना जीवाश्म ईंधन के हो। तो आई होप कि ये भी सारा डिटेल्स आपका क्लियर हो गया। देखिए मैंने ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन क्या करें, जो डिटेल्स है उसको बताना भी जरूरी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। अब भंडार मुख्यतः कहाँ है? अब यहाँ पर आपको भारत के कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, आपको अच्छे तरीके से इसे पढ़ना है, समझना है। और ये थोरियम का विशाल भंडार भारत के अंदर है, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? और ये देखिए एक आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है, जैसे कि जो एक ऐसा तत्व या एक ऐसा पदार्थ आप कह सकते हैं जिसको बर्न करने पे अपार एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि न्यूक्लियर आपका होता है, उस प्रकार से। अब देखिए पहला जो यहाँ पर विकल्प दिया गया है छोटा नागपुर पठार के चट्टानों में, बी है सुंदरबन डेल्टा के कीचड़ में, और सी है केरल समुद्र के तटीय बालू में, और डी है थार मरुस्थल के बालू में। तो यहाँ पर आपको चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल समुद्र के तटीय बालू जो होते हैं उसमें ये थोरियम का भंडार जो है मिला है भारत के अंतर्गत, जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत होता है। अब देखिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी जानना बड़ा जरूरी होता है। अगर विश्व के संदर्भ में हम बात करें कि विश्व में जितना भी थोरियम का भंडार होगा उसका 1/4 भाग भारत जो है अपने अंदर रखता है, यानी 1/4 भाग जो है भारत में आपको देखने को मिलेगा।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आणविक ऊर्जा सक्षम होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आपका होता है। ठीक है, भारत में अधिकांश थोरियम जो है तटीय प्रदेशों में प्लेशर रेत के निक्षेपों के रूप में प्राप्त होता है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जो है प्लेसर रेत जो होता है उसी निक्षेप के अंतर्गत जो है ये थोरियम आपका मिलता है। और थोरियम का प्रमुख स्रोत जो है मोनोजाइट्स नामक खनिज होता है। तो एक मोनोजाइट नामक खनिज होता है, ये जो है आपका थोरियम का एक प्रमुख स्रोत होता है। यानी कि कोई भी तत्व या पदार्थ होता है डायरेक्ट जो है आपको डायरेक्ट अवस्था में नहीं मिलता है, उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस की जाती हैं, ये आपको याद रखना है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि थोरियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है तो मोनोजाइट नामक जो है खनिज होता है। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पर और आपको याद रखना है कि थोरियम भंडार जो है मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलीन की बालू में मोनोजाइट एवं एल्मेनाइट के रूप में पाया जाता है। अब देखिए ये इनकी जो नेचुरल अवस्था है उसके बारे में बात हो, मोनोजाइट और एल्मेनाइट के रूप में पाया जाता है। और विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पालककड़ा, यहाँ पे नाम है मैं लिख देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा केरल में ये है आपका पाल, और ये आपका हो जाएगा काकड़। ठीक है, पाल काकड़, इस तरीके से ये नाम आपको याद रखना है। केरल के अंदर पाल काकड़ तथा कोलम जिलों के जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा के महानदी डेल्टा में पाए जाते हैं। केरल में अगर बात किया जाएगा तो पाल काकड़म तथा कोलम जिला में, अगर आंध्र प्रदेश में बात किया जाएगा तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा के बारे में बात किया जाएगा तो ओडिशा के महानदी डेल्टा में जो है ये आपके मोनोजाइट जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, जो कि थोरियम के एक स्रोत होते हैं। तो आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करिए। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने कई सारा क्वेश्चन पीछे आपको कराया है, और उसमें कौन कौन से लक्ष्य थे वो भी मैंने आपको बताया। तो उन्हीं लक्ष्यों में से कुछ लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको फाइंड आउट करके अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए पहले दिया गया उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, बी है भूजीवन, और उसके बाद से सी है मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, डी है आपका पर्यावरणीय अव्यवहार्यता सुनिश्चित करना है, और ई है असमानता। तो ये कुछ जो है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन कुछ लक्ष्य आपके यहाँ पर सही भी होंगे, कुछ नहीं। तो ये क्रम यहाँ पर नीचे दिया गया है, इन्हीं क्रम में से आपका एक सही होगा, उसी को जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ए, और इसके साथ ही साथ आपका बी, और यहाँ पर आपका ई क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, और इन 17 लक्ष्यों में जो है 169 एक तरीके से अंतर्निहित लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे। और जो सतत विकास लक्ष्य जो था 2030 एजेंडा के अंतर्गत जो है स्वीकार किया गया था, और इसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में जो है 193 सदस्य देशों ने जो है अनुमोदित किया था। तो यहाँ पर बेसिकली जो है आपके 193 जो सदस्य थे इसमें शामिल हुए थे, और इन्होंने इन लक्ष्यों को अनुमोदित किया था कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं और भी। और आपको याद रखना है कि ये जो एजेंडा, ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ये 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए थे कि इन लक्ष्यों का जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम स्टार्ट कर देना है। तो इसमें आपका उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन है, जो कि आपका यहाँ पर 12वें नंबर का लक्ष्य ये है, जिसको संवहनीय उपभोग और उत्पादन के नाम से दिया गया है। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है, तो आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। भूजीवन का मतलब स्थलीय जीवों की सुरक्षा से संबंधित ये है। असमानता यानी कि जो पृथ्वी पे या अलग अलग देशों में आप देखते होंगे असमानता हर तरह का हो सकता है, काले गोरे का असमानता होता है, गरीब अमीर का हो सकता है। आप अपने समाज में आसपास सब कुछ देखते होंगे, लोग कैसे एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो गरीब व्यक्ति जब उससे पास गुजरता है उसको हैट या किसी अलग नज़र से देखता है। कुछ लोग होते हैं बेहतर जो उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। असमानता इसीलिए हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। ठीक है,
तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस असमानता को कम करना है। तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं, लेकिन 17 लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। एक एक करके मैं यहाँ पर बता देता हूँ, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आप देख सकते हैं कि मैंने 3 पार्ट आपको प्रोवाइड किए हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट से, लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आपको SDG से यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से देखने को मिल गया है। तो एक क्वेश्चन तो लग रहा है कि यहाँ से कंफर्म आपको मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। देखिए, सबसे पहला लक्ष्य यहाँ पर था शून्य गरीबी, यानी विश्व भर में जो गरीबी है, जो देश इसमें शामिल हुए हैं उनको अपने स्तर पे कम करने का प्रयास करना है। भूखमरी एकदम नहीं रखना है, भूखमरी भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो पैसा जिसके पास है वो खाना खाता है, उसकी थाली में बहुत सारा खाना छूट भी जाता है, इसलिए कि उसने वो पैसा कमाया, वो उसे खरीदा, उसे वो वेस्ट में डाल देता है। लेकिन उनको पता नहीं कि कितने लोग जो है भारतवर्ष में पर डे जो है भूखे सोते हैं, उनको एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होता है। और उसके बाद से तीसरे नंबर के गोल के बारे में बात करें तो उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, लैंगिक समानता, यानी ये जो महिला पुरुष का भेदभाव है कि महिला ये काम कर सकती है, पुरुष ये काम नहीं कर सकता, इस तरीके का भेदभाव भी कम करना है। स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ जल सभी को मिले और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, सस्ती और प्रदूषण मुक्त हमारा इन्वायरमेंट हो, और उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि हो हर देश की। इसके साथ साथ उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं में बेहतरी लाना, और असमानताओं में कमी जो कि इसमें मेंशन किया गया है, और सम्मानित शहर और समुदाय के जो स्वच्छता है उसके बारे में काम करना, सम्मानीय उपभोग और उत्पादन को ध्यान देना कि हमारा जो कंजप्शन है किस हिसाब से हो रहा है, कि पर्यावरण पे उसका इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, नहीं हो। हम तो इस कदर से खनिज पदार्थों का खनन करते हैं कि जब तक वहाँ से एक मतलब जो पॉइंट भी, कोई भी खनिज हो, चाहे सोना हो, हीरा, वो निकल ना जाए, ठीक है। तो हम नेचर पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारी असंतुलन की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद से है जलवायु कार्रवाई, और फिर जलीय जैवों की सुरक्षा है यहाँ पर, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं बनाना, और लक्ष्य हेतु भागीदारी जो है सुनिश्चित करना सभी देशों की। तो ये 17 गोल निर्धारित किए गए थे। इसके अंतर्गत 169 गोल को भी जो है यहाँ पर इसी के अंतर्गत अंतर्निहित है। तो ये जो मेन 17, इसे आपको याद रखना है। मैंने समय लिया, लेकिन इसको याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार। तो ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ना होता है और उसके बाद से समझ के ही आपको आंसर देना होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अभिकथन में कि मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। तर्क दिया गया कि डीजल वाहनों में हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। अब दोनों को समझना है, अच्छे से समझने के बाद ही आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा ए आपका गलत हो जाएगा और आर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे? अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभिकथन ए आपका गलत है, क्योंकि पेट्रोल वाहन डीजल वाहन की तुलना में 30% अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिससे गंभीर श्वास संबंधी बीमारियां आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यह अधिक पार्टिकुलेटेड मैटर का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कैंसर की संभाविता बढ़ती है। पार्टिकुलेटेड मैटर का मतलब मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था, ऐसे सूक्ष्म कण जो आपको अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, वो हवा में घुले होते हैं। जब आप ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं, हवा अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो ये छोटे छोटे कण आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं और कैंसर जैसी समस्या भी आपको उत्पन्न करने का ये कारण बन जाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों का उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक ये पेट्रोल वाहन है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। इसे रिप्लेस करने का जो है हर देश अपना प्रयास कर रहा है, इलेक्ट्रिक कार लेके आ रहा है, यहाँ पे तमाम तरह के फ्यूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, तर्क में क्या बताया जा रहा है कि डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है, यानी कि अपने समकक्ष जो पेट्रोल वाहन है उसके कंपैरिजन में ये कम होता है। एक डेटा है, एक मानक है, इसे आपको इस डेटा को याद रखना है। देखिए, पेट्रोल वाहनों में इसका औसत, यानी कि ये उत्सर्जन जो करते हैं अलग अलग गैसें, हाइड्रोकार्बन हो गया, तो ये इनका उत्सर्जन किस रेशियो में होता है? तो इसका औसत मान होता है 200 ग्राम CO2 पर किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में ये 200
ग्राम CO2 के आसपास इस तरीके से ये स्प्रेड करते हैं गैस। उसके बाद से वहीं डीजल वाहनों का अगर ये रेशियो अगर बात करें तो 120 ग्राम CO2 पर किलोमीटर की मात्रा में आपको देखने, मतलब 1 किलोमीटर अगर ये चलते हैं तो ये जो है मानक एक तरीके से ये एक डेटा है, इसे आपको याद रखना है। तो ये कम है, डीजल वाहन कम करते हैं, पेट्रोल ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा तर्क सही और अभिकथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को तर्ककार, यानी कि ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में दिया गया कि सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं। तर्क दिया गया कि सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। अब दोनों अभिकथन और तर्क को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद से ही आपको इन चारों विकल्पों में से आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सौर तालाब खारे पानी के जलाशय हैं जो उष्मा के रूप में सौर ऊर्जा का संग्रहण करते हैं, इसलिए आपका अभिकथन क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। देखिए सौर तालाबों में प्राकृतिक रूप से एक ऊर्ध्वाधर लवण प्रवणता उत्पन्न हो जाती है जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है और इसमें संवहन के कारण सौर ऊर्जा का भंडारण संभव हो पाता है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि तर्क जो है यहाँ पर अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए अभिकथन और तर्क दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि IPCC के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम रहा है। तो इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, IP और CCC है यहाँ पर, और इसका फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ, याद रखना है आपको। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में जो है कम रहा है, उनका योगदान कम रहा है, ये पूछा जा रहा है। पहला है परिवहन, बी है कृषि एवं अन्य भूमि उपयोग, सी है उद्योग, डी है आपका उपयोगिता यानी कि विद्युत एवं तपोत्पादन यानी जो बिजली गृह हो जो होते हैं ताप विद्युत गृह, उसके संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ये, जो परिवहन क्षेत्र है इससे जो है यहाँ पर 2014 के रिपोर्ट के अनुसार जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है इसका योगदान जो है कम रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको IPC का फुल फॉर्म पता चल गया होगा, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था IPCC ये हो गया आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और अगर इसकी स्थापना के बारे में हम बात कर ले तो 1988 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये 2014 के रिपोर्ट के अनुसार, इसकी 2014 के रिपोर्ट के अनुसार जो कि 5वीं रिपोर्ट थी, जिसमें वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देने वाला जो क्षेत्र था वो परिवहन क्षेत्र था। ये आपको याद रखना, क्योंकि जो गाड़ियां हैं उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, इस तरह की गैसें निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर और इसका क्रम जो है देख लें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ। हाँ, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो अगर बात कर लें कम में, तो सबसे पहले तो आपका परिवहन हो गया इन विकल्पों के अनुसार, परिवहन। और परसेंटेज में बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा 14% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर लें तो उद्योग जगत आपका आ जाएगा, उद्योग हो गया, इससे जो है आपका 21% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ 2014 के रिपोर्ट के अनुसार। और तीसरे नंबर पे जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा कृषि क्षेत्र आपका हो जाएगा, कृषि क्षेत्र आपका यहाँ पर हो जाएगा, इससे जो है आपका 24%। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर ले तो जो चौथे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा ये जो ताप विद्युत गृह है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, इससे जो है आपका 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ।
तो इस तरीके से इस विकल्प में जो दिए गए हैं ऑप्शन उसके अनुसार मैंने बताया। और ऊपर सबसे पहले नंबर पे अन्य जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं उसमें 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। इस तरीके से टोटल करेंगे तो आपका 100% का एक डेटा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर। तो परिवहन से 14%, उद्योग जगत से 21% आपका, और कृषि क्षेत्र से 24%, और जो बिजली गृह होते हैं उससे 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित हुआ है। किसके? आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार। कौन सी रिपोर्ट? 2014 में। ये कौन सी रिपोर्ट थी? 5वीं रिपोर्ट थी इसकी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा है कि पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों में से सही क्रम की पहचान करिए। तो पवन ऊर्जा की क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा बनाई जाती है, फिर उससे क्रम में यहाँ पर लगाना है। गुजरात दिया गया है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी सबसे आपका पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले जहाँ पर कम पवन ऊर्जा बनाई जाती है उसको पहले हम मेंशन करेंगे, तो सी पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से राजस्थान आपका आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से डी आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और ए पहले नंबर पे आपका आ जाएगा। ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, ये क्रम आपका सही क्रम हो जाएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कई सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, जिसमें 60 गीगावाट जो बिजली है, 60 गीगावाट जो बिजली है उसको हमें पवन ऊर्जा से प्राप्त करना है। अब ये पवन ऊर्जा से कहाँ से बिजली प्राप्त हो रही है? अन्य राज्यों से। तो ये क्रम दिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पर उल्टे क्रम में चलना है हमें, सबसे कम जहाँ होता है फिर लास्ट में सबसे अधिक का। तो मैं एक क्रम यहाँ पर जैसे कि सी, बी और डी और ए का यहाँ पर आपका क्रम बन चुका है। अब देखिए गुजरात में अगर हम बात कर ले तो गुजरात में 84,431.33 मेगावाट जो है बिजली पवन ऊर्जा के अंतर्गत प्रोड्यूस करना है। और तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात कर ले तो 33,799.65 मेगावाट। और राजस्थान में अगर हम बात कर लें तो 18,770.49 मेगावाट। और मध्य प्रदेश में 10,483.88 मेगावाट। तो ये जो है एनर्जी इतना जो है इन राज्यों से प्रोड्यूस करना है पवन ऊर्जा के अंतर्गत। और ये देखिए यहाँ पर गुजरात आपका पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे, और यहाँ पर तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। एक से दो बार मैंने रिकॉल किया ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि घोलित ऑक्सीजन डीओ, इस तरीके से इंडिकेट किया गया। डीओ यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। घोलित ऑक्सीजन जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है? यानी कि ये जो घोलित ऑक्सीजन है जो कि पानी में घुली रहती है, और ये किसके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? क्या मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, या पशु के लिए, या मछलियों के लिए, या डी फसल और सब्जियों के लिए? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो घोलित ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व आपका ऑक्सीजन, वो मछलियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन मछलियों के लिए नहीं, जितने भी जलीय जीव हैं जो जल में रहने वाले हैं उनके लिए ये घोलित ऑक्सीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे वो अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके शरीर की बनावट, जो गिल्स या गलफड़े उस तरीके से प्राकृतिक रूप से डिजाइन होते हैं कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो छानकर ग्रहण कर लेते हैं। ये इंसानों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। इंसान अगर घुलित ऑक्सीजन को लेने का प्रयास करेगा तो पानी उसके पूरे शरीर में भर जाएगा और वो मर जाएगा। तो प्रकृति ने कितने अद्भुत तरीके से अलग अलग जीवों को यहाँ पर डिजाइन किया है, और हर जीव अपने आप में खास होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये घुलित ऑक्सीजन मछलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चारों विकल्पों में से। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बहुत ही आसानी से बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, जिसमें पहले दिए कुल नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, या कुल सल्फर ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, या कुल फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से यही पूछा जा रहा है कि इन चारों तत्वों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो नाले होते हैं, जो गंदे कीचड़ होते हैं, उसमें कौन सा इन चारों विकल्पों में से तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में इन कीचड़ों में, जो नालों से निकलने वाले जो सूखे कीचड़ होते हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अब इसके बारे में हम बात कर लें, अगर परसेंटेज में अगर बात कर लें तो कैल्शियम जो है 31% के आसपास आपका पाया जाता है, 31%, 31.3%। और अगर बात कर लें इसमें सल्फ़र के बारे में, जो कि सल्फ़र यहाँ पर मेंशन है, तो सल्फ़र जो है आपका 12% होता है, 12.4%। और यस से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, और ये आपका था कैल्शियम, कि इसे मैं इस तरीके से के से इंडिकेट कर देता हूँ। और फास्फोरस के बारे में अगर हम बात कर ले तो फास्फोरस आपका 6.7% आएगा। तो ये इस सूखे कीचड़ में इन तत्वों की मात्रा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आईपीसीसी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत सेक्टोरल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों के आरोही क्रम में सही क्रम की पहचान कीजिए। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैंने पीछे आपको कराया था, जिसमें अलग अलग सेक्टर के द्वारा किस प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है ज़्यादा होता है, या कम किया गया था, कम किया गया था, उसके संदर्भ में पूछा गया था। तो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन क्षेत्र से जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम प्रोड्यूस किया गया था, और जो ताप विद्युत गृह थे उनसे ज़्यादा किया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आपको मॉडिफाई करके पूछ लिया गया है कि आईपीसीसी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों के आरोही क्रम में जो है सही क्रम की पहचान करिए। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से देखा होगा तो आप इजीली इसको सही क्रम में लगा लेंगे। तो इसमें विद्युत ताप उत्पादन, जो गृह है, भवन है, परिवहन है, उद्योग है, ये सारा कुछ दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी सी डी ए। बी सी डी ए ये याद रखना है आपको। अब देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ कैसे ये आपका राइट हो जाएगा। तो भवन से जो आपके कंस्ट्रक्शनल वर्क जो होते हैं, या भवन के द्वारा घर में अंदर रसोई भी होती है, बहुत सारा कुछ होता है, आग जलाया जाता है, तो वहाँ से जो है आपका 6% जो है आपका 6% जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अगर परिवहन की बात करें, इसको मैं एच से इंडिकेट कर देता हूँ, और परिवहन का मैं एम से मोटर इस तरीके से इंडिकेट कर देता हूँ। तो इससे जो है मैंने आपको बताया था 14% अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। और उसके बाद से उद्योग के बारे में भी मैंने बताया था, आई से इंडस्ट्री से इंडिकेट कर देता हूँ, तो ये 21% आपका था। और सबसे ज़्यादा ये जो ताप विद्युत गृह है, जहाँ से बिजली हम बनाते हैं, ये आपका 25% मैंने बताया था। तो ये आपको याद रखना। देखिए अगर आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। लेकिन क्वेश्चन अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं विथ डिटेल्स के साथ, तो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़े से चेंज होके, उनको आप बड़ा ईजिली बना लोगे। तो ये परफेक्ट नंबर होते हैं। इनको अगर आप गलत करते हो तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर कम होता जाता है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जो है आप खुद से भी किया करें। आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका है यहाँ पर सहस्त्रवधि विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 गोल 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों या बालक बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था। अब देखिए पहला है प्राथमिक शिक्षा, बी है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा, सी है तृतीयक शिक्षा, और डी है कौशल आधारित शिक्षा। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। सहस्त्रवधि विकास लक्ष्य के गोल 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा जो है यहाँ पर देना सुनिश्चित करना है। यानी उनको प्राथमिक शिक्षा मिल सके, 1 से 5 तक की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो मिल सके। उसके बाद से माध्यमिक शिक्षा जो आपका होता है 6 से 8 तक, उसके बाद आगे ये स्तर आपका बढ़ता जाता है।
उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। और सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के बारे में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बताकर जो है कई क्वेश्चन में इस तरीके से आए हैं बता रखा है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य था ये पहला वाला जो है 2000 से लेके 2015 के बीच में आपका चला था। इसके अंतर्गत कई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और फिर इसको ही अपडेट कर दिया गया 2015 से लेके 2030 के बीच में जो है फिर से कुछ लक्ष्य जो कंप्लीट नहीं हुए थे अलग अलग देशों के द्वारा उनको फिर से सुनिश्चित किया गया और उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है 2015 से लेके 2030 के बीच में। और प्राथमिक शिक्षा जो है यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा जो है मिल जाए, ये सुनिश्चित करना है। जितने भी सदस्य देश इसमें शामिल थे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पीड बढ़ाएंगे, मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम यहाँ पर चिन्हित करना है। इसमें देखिए पौधा दिया गया है, पांच दिया गया है, पीट जिसको बोलते हैं, सी है मृदा के कार्बनिक पदार्थ हैं और डी है जीवाश्म ईंधन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित यानी इन सभी विकल्पों में से विकल्पों के भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम हमें बताने का प्रयास करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी जो है आपका हो जाएगा पहले नंबर पे ये 5 पीठ हो जाएगा आपका, और दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा यहाँ पर पौधा, और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा यहाँ पर मृदा के कार्बनिक पदार्थ, और चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। तो स्थलीय वातावरण में कार्बन भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कार्बन किस में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम पहले लिखना है। तो 5 और पीठ में कार्बन कम है, फिर उसके बाद पौधों में, और फिर उसके बाद मृदा के कार्बनिक पदार्थ में, और जीवाश्म ईंधन में सबसे ज़्यादा होता है। जब आप इससे बर्न करते हैं तो इसमें से कार्बन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो यही क्रम आपको लगाना था। तो जैसे मैंने इस क्रम को लगाया तो वैसे ही आपका ये BACD आपका राइट हो जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क आर कहा गया, यानी कि अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन है। अभिकथन में पूछा जा रहा है कि झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त हैं, और तर्क दिया जा रहा है कि झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर इन दोनों को यानी अभिकथन तर्क को बड़ा अच्छे तरीके से समझना है आपको। फिर यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से सोचिए और राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए सही नहीं है, यानी अभिकथन गलत हो जाएगा, तर्क आपका सही है। कैसे इसको समझते हैं? देखिए झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त हैं। कुछ यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो झील होती हैं वो नदियों की अपेक्षा जो है कम प्रदूषित होती हैं या कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त होती हैं, यानी कम प्रदूषण यहाँ पर होता है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। आप सभी को पता है कि झीलों का पानी परिवर्तित उतना ज़्यादा नहीं होता है। जहाँ पर आपकी नदी होती है उसमें पानी बहता रहता है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि नदियों का पानी जो है झीलों के कंपैरिजन कम प्रदूषित होगा। अब यहाँ पर देखिए तर्क बताया जा रहा है कि झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। तो सही बात है कि जो झीलों का पानी होता है वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है परिवर्तित होता है, जिसमें आपका वाष्पीकरण आ जाएगा, वर्षण आ जाएगा, आपका जो भौम जल है उसके स्त्रवण से जो है ये पानी बदलता रहता है। ये लंबे प्रोसेस में होता है, इसलिए दोनों का अगर हम कंपेयर करें नदी और झील का, तो झील का प्रदूषित होना नदियों की अपेक्षा ज़्यादा है, जबकि नदियों में कम है। नदियों का पानी अगर बहता रहता है तो प्रदूषित होने के चांसेस कम है। जब पानी रुकेगा तभी जो है वो गंदा होगा, ये आपको याद रखना है। तो बहुत सारी नदियां जो आज प्रदूषित हो चुके हैं हमारे देश में, तो उनका बहाव कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसके वजह से पानी ठहरा है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो वेस्ट हैं, पानी जो है गंदा, वो उसमें छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वो गंदा हो चुके हैं।
तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 के अंतर्गत जो है 1990 और 2015 के मध्य मातृक मृत्यु दर कितनी कम करना अपेक्षित था, यानी कि जो मातृक मृत्यु दर है उसको कितना कम करना था। देखिए पहला है 50%, बी है आपका 75%, सी है 66% और डी है आपका 40% यानी 40%। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको इस बॉक्स में अपना टाइप करके देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 75% से कम करना है। मान लीजिए कि 100 महिलाएं हैं और मातृक मृत्यु दर अगर 100 महिलाओं की पहले हो रही है और ये जो लक्ष्य अपनाया गया है, ये जो गोल डिसाइड किया गया है, तो इसके अंतर्गत हमें 75% यानी 75 महिलाओं को बचाने का, वैसे तो 100% बचाने का प्रयास करना है या मृत्यु दर को कम करना, लेकिन कम से कम 75% जो है यहाँ पर कम करना है कि 75% जो है महिलाएं जो है डेथ ना हो। ठीक है, तो मातृक मृत्यु दर को यहाँ पर कम करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य के बारे में मैंने आपको बताया था 1990 ये दिया गया, लेकिन 2000 से आपका ये 2015 के बीच में आता है कुछ, जिसमें 8 जो है मुख्य लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिसमें गरीबी भूखमरी को खत्म करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सबको मिलना, लिंग समानता, नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य को बेहतर करना, HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से निजात दिलाना, पर्यावरण संधारण या प्रोत्साहन देना और विकास हेतु वैश्विक साझेदारी को विकसित करना। तो ये कुछ 8 प्रमुख लक्ष्य थे जो आपके 2000 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 तक प्राप्त करने के उद्देश्य से इन 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए पहला जो है यहाँ पर 1 से 25 मेगावाट है, सी है आपका 1 से 50 मेगावाट है यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर दिया गया है 100 से 1000 किलोवाट है, डी है आपका 1 से 100 किलोवाट। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 से लेके 25 मेगावाट जो है यहाँ पर लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा जो है बताई गई है नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जल शक्ति संयंत्र लघु जल शक्ति संयंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है, और ये जो आपका 1 से लेके 100 किलोवाट का यहाँ पर दिया गया है ये आपका माइक्रो में आता है, और फिर उसके बाद से 101 से ऊपर जो है आपका ये मिनी में आता है। लघु में मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया 25 मेगावाट की जो ये संयंत्र की क्षमता होती है ये आपका लघु जल शक्ति संयंत्र क्षमता के अंतर्गत आता है, ये जो है यहाँ पर बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा और राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन और तर्क वाला एक क्वेश्चन है। अभिकथन नीचे और यहाँ पर एक तर्क दिया गया है। अभिकथन ए में दिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014 और 16 के दौरान स्थिर था। तर्क बताया जा रहा है कि 2014 और 16 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियाँ मजबूती से परिनियोजित हुई थी। अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है अभिकथन तर्क को, और नीचे दिए गए 4 विकल्प में से आपको अपना आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन और तर्क दोनों आपका सही है, और तर्क अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये आपको याद रखना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014 और 16 के दौरान लगभग स्थिर रहा था, और इस दौरान निम्न कार्बन तकनीकियों एवं ऊर्जा दक्षता तकनीकियों में नवोन्मेष का प्रोत्साहन मिला था, जिससे ये अधिक मजबूती से परिनियोजित हुआ। यानी कि जो ऊर्जा दक्षता तकनीक थी, नई नई इसमें तकनीकियों को डेवलप किया गया था, जिसकी वजह से 2014 और 16 के दौरान ये जो है आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन जो है स्थिर रहा था। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और आप सभी ने सही आंसर बताया भी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभिकथन में दिया गया है कि नदियों की अपेक्षा झीलों में प्रदूषित होने की अधिकांश संभावना होती है। तर्क दिया गया है कि झीलों के जल के प्रतिस्थापित होने में दशकों लग सकते हैं। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है, दोबारा ये पूछा गया है। वो क्वेश्चन आपका किसी अन्य शिफ्ट में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है आपका मैं बता देता हूँ कि कब ये किस शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये जो है 29 सितंबर 2020 में जो है शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और वो जो है आपका एक अलग शिफ्ट में पूछा गया था, वो डेट मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये डिफरेंट टाइप के शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट ईयर में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही को बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी सॉल्व कराया था पीछे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए ये नया क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को मैंने अभी कराया था, वो एक अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और ये एक अलग शिफ्ट में। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो है न्यूक्लियर ईंधन के बारे में दिया गया, जैसे यूरेनियम है आपका, और प्लूटोनियम है, थोरियम है। तो इनसे जो है कितना एनर्जी या ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होता है इनको बर्न करने पे। तो इसमें से कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत होंगे, तो उसे ही आपको फाइंड आउट करना है। यूरेनियम देखिए दिया गया है 235 है, और उससे लेकर जो है 235 UK, और फिर यूरेनियम 233 से लेके 233 U इस तरीके से दिया गया है। और यूरेनियम आपका, इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसे आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद से नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको इन चारों में से अपना राइट आंसर बताना है। देखिए जब आप वीडियो को पॉज करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से दिखेगा, और आप यहाँ पर उसको पढ़ के समझ के अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, और उसके बाद से बी, और उसके बाद से आपका ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए थर्मल रिएक्टर में आणविक विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यानी कि यहाँ पे अणु जो होते हैं उनका विखंडन होता है। ठीक है, दो तरीका होता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि सूर्य में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, संलयन की क्रिया होती है या विखंडन का, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि थर्मल रिएक्टर में आणविक विखंडन के द्वारा ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, और इसके लिए जो है उन यूरेनियम या प्लूटोनियम और आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें विषम संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है, जैसे कि U23, और उसके बाद से U235 आपका, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 235, तो ये विषम संख्या है आपका। फिर यहाँ पर 233, ये भी आपका विषम संख्या है, और उसके बाद से है लास्ट में मैंने क्या बताया था 239। तो आपको याद रखना है कि इसके लिए जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम या आइसोटोप्स का इस्तेमाल जो है किया जाता है इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, जो थर्मल रिएक्टर में आणविक विखंडन आपका होता है जिसके माध्यम से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली इसमें विषम संख्या में जो न्यूट्रॉन की संख्या जो है पाई जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया, ये विषम संख्या में है। 235 आपका हो गया, 233 हो गया, फिर उसके बाद से 239। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं प्रयास करूँगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर जा रहा है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जाने का मतलब ये है कि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा डिटेल में बताने में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 आपका है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है, आपको बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है 1 मिलीवॉट प्रति मीटर के द्वारा, ए है आपका, सॉरी बी ऊपर मेंशन हो गया, ए नीचे है, तो विकल्प में से एक सही होगा, उसे आपको फाइंड कर लेना है। 1 पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, फिर सी है 1 नैनोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, और डी है 1 माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। आप सभी को पता है कि ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण को इन सभी विकल्पों या आयामों की मानक के अंतर्गत जो है ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है, किसमें। ठीक है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलीवॉट प्रति मीटर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर आपका होगा, जो टाइप नहीं हो पाया है यहाँ पर, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल में मापी जाती है, और इसे 1 गुणते 10 के पावर 12
वॉट की ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रदूषित शहरी क्षेत्रों में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सांद्रता जो है होती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या उसमें ओजोन गैस की सांद्रता होती है, PAN की सांद्रता ज़्यादा होती है, या सी जो है हाइड्रोकार्बन बिना मीथेन के इसकी सांद्रता होती है, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता होती है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है सांद्रता ज़्यादा होती है। जो प्रदूषित शहरी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपको कभी कभी जो ठंडी के मौसम में ज़्यादातर धूम कोहरा या फोटोकेमिकल्स का जो धुआं होता है वो दिखाई देता है, तो उसमें जो है धूम कोहरे के अंतर्गत जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है ज़्यादातर दिखाई देती है। ये आपको याद रखना, जिसको स्मॉग भी कहा जाता है। कहते हैं ना, ज़्यादातर दिल्ली में यहाँ पर हालात ऐसे देखने को मिल जाते हैं सर्दियों के समय में, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ओजोन आपको पता है कि एक ऐसी परत है हमारे वायुमंडल के अंतर्गत जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वाइड जो रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और इसका फॉर्मूला जो होता है O3 होता है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो सेट दिए गए हैं, यानी कि ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर सेट 1 दिया गया है प्रोटोकॉल के बारे में, दूसरी तरफ प्रावधान के बारे में। तो सिंपली आपको इसे मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए सबसे पहले जो प्रोटोकॉल में दिया गया है यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये किसके साथ मैच होगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा तीसरे के साथ। यहाँ पर ओजोन को कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करने से संबंधित ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। और देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षय पहुंचाने वाले पदार्थों को समाप्त करने से संबंधित है और इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। ये डेट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से आपका पेरिस समझौता है आपका, तो ये किसके साथ मैच होगा, तो पेरिस समझौता जो है आपका यहाँ पर लास्ट में जो चौथा इससे मैच हो जाएगा। वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के साथ जो है ये मैच हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में हुआ एक समझौता है जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है और यह वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का प्रावधान करता है। ये इसके साथ इसलिए मैच हो जाता है। अब देखिए सी जो दिया गया है जलवायु कार्य योजना, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। समाकेतित जल संसाधन प्रबंधन के साथ ये क्या हो जाएगा, अब मैच हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से। और जो डी दिया गया है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा दूसरे के साथ और उत्सर्जन व्यापार के साथ। तो अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया एवं वर्ष 2005 में ये लागू किया गया था। और यह समान परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी की बात करता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं उत्सर्जन व्यापार से संबंधित है ये पूरी तरीके से। और इसके अंतर्गत आने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, और फिर उसके बाद से सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, और भी सारी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आपके आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे तरीके से इसे मैच किया होगा और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है, क्या वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, बी है थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन है, या अर्बन वेस्ट का दहन है, या डी नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं ओजोन परत के क्षरण के संदर्भ में। नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार जो है आपको अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल ए बी डी आपका राइट हो जाएगा। ए बी और डी ये तीनों ऐसे विकल्प हैं जिससे ओजोन परत के क्षरण का कारण जो है इनको माना जा सकता है। देखिए आपको याद रखना है कि ओजोन परत के क्षय का कारण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना होता है, जो कि प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियों से होती है।
अब इसमें देखिए ब्रोमीन, नाइट्रोजन या क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिक के उत्सर्जन जो है जिम्मेदार होते हैं इस परत को कम करने में। और ओजोन छिद्र के मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है एवं हाइड्रोक्लोरोकार्बन है। और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और यह नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्प्रेरक होते हैं या उत्प्रेरक का काम करते हैं। और ओजोन परत के क्षरण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो किए गए थे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था। तो आपने CFC का नाम सुना होगा, जब भी ओजोन परत के ह्रास के बारे में बात होती है तो CFC आप नाम लेते हैं, लेकिन और भी कई सारी गैसें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसका डिटेल भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्रावधि विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था। तो इस सभी विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो कि सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए गए थे उसके अंतर्गत नहीं आता है, वही आपको बताना है। तो मैंने सारा लक्ष्य आपको बताया है। देखिए इसमें दिया गया शिशु मृत्यु दर, B है आपका पर्यावरणीय समर्थनीयता, C है मानव अधिकार, D है आपका प्राथमिक शिक्षा। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C, यहाँ पर राइट। मानव अधिकार जो है इस लक्ष्य के अंतर्गत आपका नहीं किया गया था, और मैंने ये सारा लक्ष्य बता दिया। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिटेल जो है सिमुलेटेड डिटेल्स कह सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन जो मैंने पीछे आपको कराया उसमें बता रखा है। इतना याद रखना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्त्रावधि शिखर सम्मेलन में जो है 2015 तक के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और उन 8 लक्ष्यों में ये शिशु मृत्यु दर को कम करना, पर्यावरणीय समर्थनीयता जो है और प्राथमिक शिक्षा जो है शामिल है। प्राथमिक शिक्षा से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इन 8 लक्ष्यों को अपने दिमाग में अच्छे से सेव कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इनमें से किसी एक लक्ष्य को लेकर क्वेश्चन आपसे बना लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम की सही श्रृंखला की पहचान करें। देखिए इसमें भारत दिया गया है, चीन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान दिया गया है, लेकिन आपको एक क्रम में बताना है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है या डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए समय लीजिए, वीडियो को पॉज करके। मैं थोड़ा फास्ट वे में चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम समय में करना है, तभी भी 1 घंटे से ऊपर ये वीडियो बन जाती है। क्वेश्चन अगर मुझे कराना होता तो क्वेश्चन बहुत मैं फास्ट वे में आपको करा देता, लेकिन ये जो डिटेल्स होते हैं इनको बताने में थोड़ा समय लग जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रम जो आपका होगा सबसे पहले आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो देश कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है उसको पहले नंबर पे हम रखेंगे। तो पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से इस क्रम में आपका जापान आ जाएगा। जापान जो है दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा, और उसके बाद से बी जो है आपका तीसरे नंबर पे चीन आ जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका भारत आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें ये क्रम आपका फिट बैठता है। अगर कई देशों का अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता ही है, लेकिन दूसरे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है जो कि इसमें मेंशन नहीं है। कनाडा तीसरे नंबर पे आता है, वो भी मेंशन नहीं है। नीदरलैंड आपका चौथे नंबर पे आता है, ये भी आपका मेंशन नहीं है। जापान दिया गया इसलिए हमने इसको दूसरे नंबर पे रख लिया। जापान के बाद जर्मनी आता है, वो भी मेंशन नहीं है, और यहाँ पर जर्मनी के बाद आपका चीन आता है। फिर उसके बाद से इस सूची में भारत जो है 13वें स्थान पे आता है, ये आपको याद रखना है। और ये मैंने जो क्रम आपको बताया ये प्रति व्यक्ति है, यानी प्रति व्यक्ति के द्वारा जो है ये क्रम आपका फिट बैठता है। अगर देश वाइज आपसे पूछे कि सब देश वाइज कंट्री वाइज जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कौन कौन सा देश करता है, तो उसमें सबसे पहले आपका चीन आ जाएगा, ये याद रखना। ये 2 क्रम आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। चीन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका यूएस आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट आप इस तरीके से, या अमेरिका रख सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आपका भारत आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, और उसके बाद से चौथे नंबर पे रूस, और 5वें नंबर पे जापान। ये आपको याद रखना है। ये जो मैंने आपको क्रम बताया ये प्रति व्यक्ति के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होता है वो क्रम मैंने बताया, और नीचे ये जो मैंने क्रम बताया ये देश के ऑल ओवर कंट्री के द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो क्रम मैंने बताया।
तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। ये भी आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन ये दिया गया, तर्क यार नीचे दिया गया यहाँ पर। तो अभिकथन को हम पढ़ लेते हैं। अभिकथन में दिया गया कि समकालीन पर्यावरण चर्चाओं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाला। तो अभिकथन ये दिया गया, तर्कार, तो दोनों को हमें पढ़ना है, उसके बाद से राइट आंसर देना है। अभिकथन ए में दिया गया कि समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांट पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है। तर्क दिया गया कि बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना कम पूंजी में होती है। ये हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब जल विद्युत के बारे में बात हो रही है, जो पानी द्वारा बिजली बनाई जाती है, यही हाइड्रो पावर प्लांट इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इन दोनों को अच्छे तरीके से आपको समझना है और इस चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता इसलिए दी जा रही है क्योंकि लघु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में कम लागत और कम पर्यावरणीय क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए जो है ये लघु पावर प्लांटों को ज़्यादातर यहाँ पर वरीयता दी जा रही है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब ही इस पावर प्लांटों को तैयार किया जाता है तो उसके लिए डैम बनाया जाता है, बांध, उसके बाद से वो पानी फोर्स में नीचे आता है, फिर टरबाइन पे वो गिरता है पानी, उसके बाद से बिजली बनती है। तो इस बांध को बनाने में जो अगल बगल जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी कटिंग की जाती है और वहाँ पर जो लोग पहले से निवास करते हैं, जो आपके ट्राइब होती हैं, जो जनजातियाँ, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको विस्थापित किया जाता है दूसरे जगह पे। ठीक है, तो जब बड़े पावर प्लांट हम बनाते हैं तो ऐसा ज़्यादातर करना पड़ता है। लेकिन जब हम लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को बनाते हैं तो इनकी कटिंग, जैसे पेड़ों की कटाई भी कम होती है और ये जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं उनको विस्थापित भी जो है नहीं ज़्यादातर किया जाता है। तो इसलिए जो है इसको वरीयता दी जा रही है। अब तर्क आर के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है, किंतु यह एक सामान्य कारण है, जबकि इससे वरीयता देने के लिए अन्य कारक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इसलिए जो है यहाँ पर आपका राइट, मतलब कई सारे फैक्टर हैं कि यहाँ पर जो है लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पर तर्क जो है पूरी तरीके से आपके अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट नहीं है, जबकि बी सही है। दोनों सही है, अभिकथन तर्क, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक क्या है। तो देखिए अगर आप शहरों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरह का मानक जो है डिसाइड किया गया है ध्वनि प्रदूषण का। बहुत लोगों को पता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है। अगर वो चाहें तो उस मानक से अगर ऊपर वहाँ पर शोरगुल हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर शिकायत या कंप्लेन आप कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको ये पता रहेगा तब। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया 75 डेसिबल, बी है आपका 65 डेसिबल, सी है 55 डेसिबल, डी है आपका 50 डेसिबल। तो भारत में जो आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का जो मानक होता है वो आपका होता है 55 डेसिबल। ये आपको याद रखना है, कितना होता है, 55 डेसिबल आपका होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इससे जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी आपको याद रखना है। तो भारत में ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानक तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर CPCB भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो फुल फॉर्म आपका बन जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस तरीके से, और हिंदी में आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसके अनुसार जो है एक मानक डिसाइड किया गया है। अगर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में हम बात कर लें तो दिन के समय में 75 डेसिबल जो है यहाँ पर जो है ध्वनि की तीव्रता हो सकती है और रात में 70 डेसिबल। और वाणिज्यिक क्षेत्र के बारे में बात कर ले तो 65 डेसिबल दिन में आपका होगा और रात के समय में 55 डेसिबल आपका होना चाहिए। और उसके बाद से अगर हम बात कर ले आवासीय क्षेत्रों के बारे में तो आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय में 55 डेसिबल आपकी ध्वनि की तीव्रता होगी और रात्रि के समय में 45 डेसिबल। और शांत क्षेत्र में अगर हम बात कर ले तो 50 डेसिबल दिन में और रात के समय में 40 डेसिबल। तो ज़्यादातर लोग आवासीय क्षेत्र में अगर रहते हैं तो वहाँ पर जो ध्वनि का मानक है 55 से लेके 45, 55 दिन में और 45 डेसिबल जो है आपका रात में। तो ये आपको डेटा याद रखना है।
अगर इन तीव्रता से ऊपर भी अगर ध्वनि प्रदूषण आपके अगल बगल हो रहा है तो आप चाहो तो कंप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक मानक बनाया गया है, इससे ऊपर ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में बहुत सारे मानक बनाए गए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं और उनकी अवहेलना करते हुए ये अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शोरगुल आपका होता है, उसको लोग कंट्रोल नहीं करते। एक दिन की बात है, इस तरीके से बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन ध्वनि प्रदूषण से ज़्यादातर जो उम्र दराज लोग होते हैं उनको ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलता है। कम उम्र के लोग या 25 से 30 वर्ष के लोग इनको टॉलरेट कर लेते हैं, ज़्यादा ध्वनि होता है तो भी, लेकिन इनका परिणाम उनको उम्र ढलने के बाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये आपका 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट किए होंगे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने का प्रयास किया और ज़्यादातर मैंने आपका समय लिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो मैंने समय लिया इसको मैंने फुलफ़िल किया कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने अपने तरफ से प्रयास किया कि एक एक क्वेश्चन को मैं 2 से 3 मिनट टाइम दिया हूँ। तो 30 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 90 मिनट के आसपास पहुँचना चाहिए, लेकिन मैं इसे 70 मिनट या 75 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट करने का मैंने प्रयास किया है। क्योंकि डिटेल्स भी अगर क्वेश्चन को मुझे कराना होता तो मैं इसे 20 से 25 मिनट में जो है आपको कंप्लीट करा देता, जैसे MCQ की तरह, लेकिन उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता, इसलिए मैंने डिटेल में इसको कराने का प्रयास किया। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो का सेशन कैसा आप सभी को लगा यहाँ पर। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, और इस समय आपको पता है गर्मी अपने चरम पे है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर जा चुका है और आपकी AC भी जो है जवाब दे चुकी होगी यहाँ पर। तो बेसिकली जो है यहाँ पर मेरे पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, मैं फ़ैन का इस्तेमाल करता हूँ। तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें। और कई सारी प्रॉब्लम चली रही है, मैं इसके बारे में वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि रेगुलर मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है। तो इन प्रॉब्लम से, और उम्मीद है कि अभी माता जी की तबीयत थोड़ी ठीक है, सुधार उसमें हुई है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर काम कर पा रहा हूँ और आपको वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आगे भी जो मैं ट्रीटमेंट अभी चल रहा है उनका, उससे उनको ज़्यादा राहत मिल जाए और दोबारा मुझे हॉस्पिटल तोड़ने का जो है यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े। तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है, आपके घर पे हो, आपके घर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन मजबूरी में अगर बीमार कोई पड़ेगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करके जो है उन दोस्तों की मदद करिएगा जिनको जो है जैसे कोचिंग की सुविधा नहीं उनके पास, वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, तो उनको शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो घंटी का निशान आपका होता है इसको आप प्रेस करके क्या करिए कि दबा लीजिए, तभी इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, एग्ज़ाम रिलेटेड हो या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो भी अपडेट मैं दूं और जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल पाए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर इस चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल से फ़ायदा मिलेगा। और हम जो भी जानकारी आपको देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ऑथेंटिक देते हैं। ऐसा नहीं कि डेली आपको एग्ज़ाम कब होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो इनको अवॉइड करके आपको तैयारी करना होगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे बार बार और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसको अवॉइड करके जो है अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी होगी और उम्मीद है कि नेट के साथ आप JRF भी जो है क्लियर कर लेंगे।